Hi friends, students and dear children. You are watching Bhaskar English Point and I am कुमार भास्कर। आज हम आपके लिए लाए हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंतिम रूल्स को। इसके पूर्व के वीडियोस में मैंने 5 रूल्स को पढ़ाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देखें और तब इस वीडियो को देखें। इससे क्या होगा, तो इससे आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को समझने तथा याद रखने में मदद मिलेगी और आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट जो बच्चों है, यह कॉन्सेप्ट आपको प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल से और यूज ऑफ आर्टिकल से। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस प्रकार की वीडियोस को अगर हम बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बचे हुए ओमिशन ऑफ आर्टिकल के रूल्स को। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे रूल 6। क्या कह रहा है बच्चों, देखिए, बीमारी यानी डिजीज़ के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। बीमारी हो, रोग हो या डिजीज़ कह लीजिए, उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कैंसर तो नो आर्टिकल, टीबी नो आर्टिकल, एड्स नो आर्टिकल, है ना, कोलरा जिसको हम लोग कहते हैं हैजा, कोलरा को हम लोग हिंदी में कहते हैं हैजा, नो आर्टिकल। कैंसर को हम लोग कहते हैं कर्क रोग, कर्क। टीबी तो जानते ही हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस को हम लोग टीबी कहते हैं। एड्स तो जानते ही हैं, एड्स खतरनाक बीमारी है। तो इस तरह से आपको कोई भी बीमारी रहे तो फिर उसमें हम लोग AND का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बच्चों आपको वाक्य में दिया रहेगा। कैसे? जैसे एड्स एक खतरनाक बीमारी है तो वाक्य में बना रहेगा डैश इज़ ए डेंजरस डिजीज। तो आपको उसमें दी लगाना है कि नहीं लगाना है, ये आपको पूछता है। ये नहीं पूछेगा, ट्रांसलेशन नहीं पूछता है इस पर आधारित। पूछता क्या है, तो पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शंस रहेंगे उसमें, आपको उसमें से उपयुक्त आंसर देना होगा। तो बच्चों आपने सीखा डिजीज़ के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, अच्छा इसमें एक और चीज़ है बच्चों, एक्सेप्शन, अपवाद। अर्थात कुछ अपवाद हैं जिसमें जो है दी का प्रयोग होता है। तो ऐसे कुछ अपवाद है, जैसे मम्प्स, आप दी लगाएंगे क्योंकि ये अपवाद है। गलसवा हिंदी में कहते हैं। गाउट, गठिया जिसको हम लोग कहते हैं, गठिया बात सुने होंगे, गाउट। प्लेग का नाम सुने होंगे, एक खतरनाक बीमारी है, प्लेग को हिंदी में प्लेग ही कह लीजिए। उसके बाद आपको मिसल्स, आप इसको मिसल्स पढ़िए, यानी कि खसरा एक बीमारी का नाम है। तो ये जो कुछ 3-4 बीमारी है बच्चों, इसमें दी का प्रयोग होता है, ये अपवाद में है। देखते होंगे हर सब्जेक्ट में कुछ रूल्स में ऐसे होते हैं कि आपको जो नियम है तो है ही, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। तो उन अपवादों को भी आप याद रखें ताकि उससे संबंधित चीज़ें अगर पूछी जाएं तो आप जवाब दे सकें। वैसे बच्चों ये आज तक पूछा नहीं गया है, पूछा जाता है नॉर्मल और सामान्य चीज़, ताकि बच्चों को याद रहे और वो नंबर ला सकें। किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्ज़ाम में आपको वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रश्न बच्चों के लिए आसान और याद रखने योग्य हो। तो मेन चीज़ों को तो याद करें ही, लेकिन अत्यधिक जानकारी के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए आपको उनके अपवादों को भी याद रखना पड़ता है। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 7 है। क्या कह रहा है वो देखिए। ऋतु जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सीजन, ऋतु जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीजन। तो सीजन के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है बच्चों। सीजन
जैसे बसंत ऋतु, जैसे आपको हो गया वर्षा ऋतु, जैसे ग्रीष्म ऋतु, जैसे कह लीजिए आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपको विंटर जाड़ा की ऋतु। तो ये जो ऋतु है, ऋतु के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए, जैसे वह स्प्रिंग को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं, स्प्रिंग मीन्स बसंत, नो आर्टिकल। रेनी मीन्स बरसात, नो आर्टिकल। समर जिसका मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु, नो आर्टिकल। और विंटर जिसको कहते हैं हम लोग जाड़ा, नो आर्टिकल। तो जैसे एक आध एग्जाम्पल अगर आप बनाते हैं, जैसे जाड़ा एक कष्टदायी ऋतु है, तो कहेंगे आप विंटर इज ए पेनफुल सीजन। बसंत एक आनंददायक ऋतु है, तो स्प्रिंग इज ए प्लीजेंट सीजन। इस तरह से क्वेश्चंस में आते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखने हैं कि जो ऋतु होते हैं, जो सीजन्स होते हैं, उनके नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। 7th रूल में आप नोट लिख सकते हैं, एक आप टिप्पणी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि यदि सीजन लगा रहे तो दी का प्रयोग होता है, यानी विंटर, स्प्रिंग, समर, ये जो ऋतु का नाम है, उस ऋतु में ऋतु लगा रहे, सीजन लगा रहे, तो आप उसमें दी का प्रयोग अवश्य करें। कैसे? जैसे जाड़ा, जाड़ा की ऋतु जो है वह कष्टदायी है, तो आप दी लगा दीजिए इसमें। दी विंटर सीजन इज पेनफुल। अगर बच्चों यही वाक्य रहता, यहाँ सीजन से अगर हम यहाँ से लोप कर देते, हटा देते, तो यहाँ पर फिर आर्टिकल लगाना गलत होगा। तब फिर दी या ए एन का प्रयोग तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। विंटर इज ए पेनफुल सीजन, तब ऐसा हो जाता कि जाड़ा जो है एक कष्टदायी ऋतु है, लेकिन यहाँ सीजन आ जाए यानी कि नाम के जस्ट साथ, तो रूल है आप उसमें दी अवश्य लगाएं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु, यहाँ ऋतु लगा दीजिए, सीजन इज प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है बच्चों आनंददायक। तो इस प्रकार से हम अर्थ लगाएंगे कि बसंत ऋतु आनंददायक होता है। इस सीजन लगा रहने पर आपको लगाना है दी। अगर यह सीजन नहीं रहे तो आपको नो आर्टिकल लगाना है। इस तरह का जो रूल है आपको बच्चों याद रखना है, और ये सवाल प्रायः पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग रूल नंबर 8 पढ़ेंगे। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। दिन यानी डे या महीना यानी मंथ के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल नहीं लगता है। यानी दिन महीना जब रहता है तो उसके पहले हम लोग ए एन दी नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल पे में जो है देखते हैं, कह रहा है संडे नो आर्टिकल, जनवरी नो आर्टिकल, फरवरी नो आर्टिकल, मंडे नो आर्टिकल। दिन महीना या साल भी आएगा तो आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कहेंगे मंडे सप्ताह का पहला दिन है, तो मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो मंडे में नो आर्टिकल। जनवरी साल का पहला महीना है, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, नो आर्टिकल लगाएंगे बच्चों महीना या दिन के नाम के पहले। अब आइए सीखते हैं 9th रूल को। 9th रूल क्या कह रहा है, भोजन सामग्री, भोजन राइस, पल्स, फिश, जो भी मीट, ये सब भोजन सामग्री है। तो भोजन सामग्री तथा भोजन के नाम, भोजन के नाम जैसे डिनर रात का भोजन, जैसे लंच दिन का भोजन, यह भोजन का नाम है। तो भोजन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग बच्चों नहीं होता है। एग्जाम्पल आइए, आई लाइक राइस एंड फिश, तो बीच में राइस जो है ये भोजन सामग्री हो गया। राइस, पल्स, वेजिटेबल्स, ये जो भी भोजन सामग्री होगा उसके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट मतलब एग्जाम्पल है, ही टेक्स डैश टी एवरी डे,
वह रोज़, एवरीडे मीन्स रोज़, चाय लेता है। चाय, कॉफ़ी वगैरह वगैरह भोजन सामग्री के नाम के पहले नो आर्टिकल। व्हेन डू यू टेक लंच, लंच का मतलब होता है बच्चों दिन का भोजन। लंच मीन्स दिन का भोजन। तो लंच वह व्हेन डू यू टेक लंच, तुम लंच कब लेते हो। तो लंच के पहले कोई AND का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सी टेक्स डिनर, डिनर का मतलब रात का भोजन। डिनर मीन्स रात का भोजन। तो वह रात का भोजन जो है वह 10 बजे लेती है। कितने बजे लेती है? तो 10 बजे लेती है। तो डिनर के पहले आपको लगाना है नो आर्टिकल। तो ये भोजन सामग्री और भोजन के नाम के पहले नो आर्टिकल होता है, याद रखें। अब आइए बच्चों, रूल नंबर 10 क्या कह रहा है। तो 10वां रूल कह रहा है मैन, वुमेन, नेचर, डेथ ETC के पहले सामान्य रूप से आर्टिकल नहीं लगता है। मैन आदमी, वुमेन औरत, नेचर प्रकृति, डेथ मृत्यु, ये सब जो है एक ऐसे शब्द हैं जिनके साथ आप AND नहीं लगा सकते हैं। एक तरह से अपवाद समझ लीजिए एग्जाम्पल में, डैश मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील होता है, नो आर्टिकल। आदमी मरणशील होता है, नो आर्टिकल। डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, नो आर्टिकल। मृत्यु क्या है? निश्चित है, नो आर्टिकल। तो समान रूप से आदमी हो, डेथ हो, यानी कि वुमेन हो, तमाम जो शब्द है उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से बच्चों हमने सीखा ओमिशन ऑफ आर्टिकल को कि कहाँ AND का प्रयोग नहीं होता है। अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, सबके पहले दी लग सकता है। शर्त यह है कि वह निश्चितता का बोध कराता हो। कोई भी नाउन है, रूल्स आपने पढ़ा, यूज़ ऑफ दी में आपने पढ़ा 15-20 रूल्स, उसके बाद हमने ओमिशन ऑफ दी में लगभग 10 रूल्स पढ़ाया। तो ये सारे रूल्स ओमिशन ऑफ दी और यूज़ ऑफ दी आपको याद रखने हैं। लेकिन एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि तमाम रूल्स तो है ही, लेकिन एक बात याद रखना ये है कि किसी भी नाउन के साथ दी लग सकता है यदि उससे निश्चितता का बोध हो। अब ये निश्चितता क्या है? तो आपको यूज ऑफ दी में हमने एक रूल सिखाया था, नाउन प्लस ऑफ प्लस प्रीपोजिशन, यानी कि नाउन के बीच में अगर ऑफ प्रीपोजिशन आता है तो उस नाउन के पहले आप दी का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि वह निश्चितता का बोध कराता है। ये जो रूल है आपको हमेशा याद रखना है। क्या है? मैंने बता ही दिया है कि किसी भी नाउन के साथ दी लग सकता है, बशर्ते की शर्त ये है यदि निश्चितता का बोध हो। तो निश्चितता का बोध कौन कराता है? वही नाउन प्लस ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन अगर बीच में रहता है और फिर कोई नाउन आता है तो प्रथम नाउन के साथ हम लोग इसके पहले, यानी प्रथम नाउन के पहले आपको दी लगाया जाता है। कोई भी नाउन हो उसके पहले दी लगता है। अगर ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ये ऑफ जो है इस नाउन को निश्चित कर देता है, इसीलिए उसमें दी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आध देख लेते हैं बच्चों। रामायण का राम, रामायण का राम महान पुरुष थे। अब देखिए यहाँ चर्चा किस राम की हो रही है? रामायण की। तो खास किताब है और उस खास किताब का खास नाम है, यानी वो निश्चित हो गया। खास नाम तो है ही, प्रॉपर नाउन तो ये राम है ही, लेकिन ये निश्चितता का बोध कराता है। ये काकी के ऑफ जो है वह राम को निश्चित कर दिया कि रामायण का ही राम, और भी ढेर सारे राम हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों कि आपको याद रखना है ये वाला रूल कि नाउन के साथ अगर ऑफ प्रीपोजिशन रहता है तो प्रथम नाउन के साथ आपको दी लगाना है। अब देखिए राम इधर आएगा और रामायण उधर जाएगा, यानी ये आपको ऑफ जहाँ भी लगता है तो उलट हो जाता है। तो राम
लिखने से पहले आप इसमें दी लगा दें। राम यानी कि दी राम ऑफ दी रामायण वाज ए ग्रेट मैन। ये गौर करने की बात है, आपको पूछता है ये सब टाइप का रोल याद रखना चाहिए कि दी राम, प्रायः राम एक लड़का है, राम इज़ ए बॉय, नो आर्टिकल। सीता एक लड़की है, सीता इज़ ए गर्ल, नो आर्टिकल। लेकिन अगर शर्त आ जाए, निश्चितता हो जाए, निश्चित बात करे, तो आप उसमें दी लगाएं। दी राम ऑफ दी रामायण इस टाइप के वाक्यों में। अब जैसे कहते हैं भारत के कालिदास एक कवि थे। अब देखिए कालिदास प्रॉपर नाउन है, नो आर्टिकल। कालिदास एक कवि थे, कालिदास वाज ए पोएट। लेकिन अगर ये शर्त है भारत के कालिदास, दुनिया में और भी कालिदास हो सकते हैं, तो सब कालिदास की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है निश्चित की। यहाँ निश्चितता का सेंस है कि भारत के ही कालिदास। और इस तरह के वाक्य हों बच्चों, तो आपको ऑफ लगा हुआ क्वेश्चन ये वाक्य हो और उसके पहले नाउन हो, तो आप दी का प्रयोग अवश्य करें। तो आप ऐसे बनाएंगे, यानी कालिदास से पहले आप दी लगाएं। दी कालिदास ऑफ इंडिया वाज ए पोएट। दी कालिदास ऑफ इंडिया वाज ए पोएट। या इस तरह से आपको अगर मटेरियल नाउन भी आता है तब भी आपको दी का प्रयोग करना है। कुछ चंद एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। मटेरियल नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कोई भी नाउन हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं मटेरियल नाउन का। इस नदी का पानी मीठा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, हर पानी की बात नहीं हो रही है, पानी किसी खास नदी की बात हो रही है। इस नदी का पानी निश्चित हो गया, और इस सेंस में पानी के पहले दी लगता है। नॉर्मली सामान्य रूप से दी नहीं लगता है अनकंटेबल नाउन में। ये रूल आपको मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है कि प्रॉपर नाउन हो, कंटेबल नाउन हो, सामान्य रूप से दी का प्रयोग एन का प्रयोग ना करें। लेकिन अगर इस टाइप का शर्त आता है, ऑफ वाला शर्त आता है, निश्चितता का सेंस आता है, तो आपको उसमें दी लगाना पड़ता है। तो बच्चों फिर उसी टाइप का रूल यहाँ से सीखिए। पानी यानी कि इस तरह का जब वाक्य आता है तो इसको 3 भागों में बांटिए, ठीक है। जैसे शुरुआत वाला 1 भाग, बीच वाला काकी को 2 भाग, तीसरा भाग। और जब भी इसको आप ट्रांसलेट करिए तो इसको क्या कीजिए, पलट दीजिए और बीच वाला मैटर को बीचे में रखिए। तो पानी आया, शुरुआत में दी वाटर, आपको दी लगाना पड़ेगा। दी वाटर, बीच में ऑफ, और शुरुआत में इस नदी का दिस रिवर इज स्वीट, और बाद में अपना वर्ब और अदर वर्ड्स दे दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा मटेरियल नाउन में भी आपको जो है दी लगाना है। लेकिन कब लगाना है, जब निश्चितता हो जाता है, जब आपको ऑफ लग जाता है। और ये ऑफ क्या करता है बच्चों, किसी भी नाउन को निश्चित कर देता है, और निश्चितता के सेंस में दी लगाते हैं। बड़ा इजी आपको कॉन्सेप्ट है और याद रखना चाहिए, और पूछता है, इसलिए आपको मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ, और याद ही करें। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं बच्चों। जैसे कोई भी नाउन लेते हैं। भारत के लोग मेहनती होते हैं। अंतिम वाक्य मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए काकी के है, तो ये जो पीपुल आएगा पहले लोगों को निश्चित करता है, इसीलिए उसमें भी दी लगता है। वैसे भी कॉमन नाउन में प्रायः दी लगता है, तो लगेगा ही। लेकिन अगर निश्चितता की बात हो तो समझिए तो निश्चित लगेगा। तो दी पीपुल ऑफ इंडिया आर लेबोरियस। द पीपुल ऑफ इंडिया आर लेबोरियस। इस तरह से बच्चों मैंने आर्टिकल के तमाम रूल्स को पढ़ाया। यूज ऑफ दी एन और ओमिशन ऑफ एन दी, सबको मैंने पढ़ाया। उम्मीद है आपको
इसके पूर्व के वीडियोस को और अभी जो वर्तमान में वीडियो चल रहा है आपको पढ़ाई समझ में आ रही होगी। अतः आगे के वीडियोस को देखने के लिए, आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और शेयर तो ज़रूर करें, कमेंट की भी करें। बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं बच्चों। कुछ ही दिनों 15 से 20 दिनों ही हुए हैं और इसमें अभी तक मैंने लगभग 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कर लिया है। आने वाले समय में आपको टाइम टू टाइम लाइव वीडियोस भी मिलेंगे बच्चों, अलग अलग टॉपिक्स पे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त वीडियो को, पढ़ाई को पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको आगे आने वाले समय में लाइव क्लास भी दूंगा। बहुत जल्द ही आपको लाइव क्लास मिलेगा, क्योंकि आपने ज़बरदस्त का रिस्पांस दिया है और बहुत कम दिनों में 15 से 20 दिनों में मुझे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर आप लोगों ने बनाया है। इसलिए बच्चों आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने अपने समय को निकालकर हमारे इस पढ़ाई को, इस वीडियो को देखने का काम किया है। आगे भी अगला चैप्टर ग्रामर का हो या अन्य सब्जेक्ट का, अन्य टॉपिक का हो, वो आते रहेगा। आज के लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा। याद रखें, सुरक्षित रहें और जहाँ भी रहें अच्छी तरह से पढ़ाई करें, मेहनत करें और अपने मेहनत के बल पर दुनिया के मुकाम को हासिल करें। धन्यवाद।